और 1 वेक्टर के अंदर, सॉरी मैट्रिसेस में। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 हो गया, 5 6 नहीं हुआ क्यों? 6 के अंदर क्वेश्चन में दे रखा है ए अपने आप में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है रियल एंट्रीज के साथ में, और आई अपने आप में 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और डिनोटेड बाय ट्रेस है। अच्छा, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज को ट्रेसेस से डिनोट कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है? एज्यूम दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई। मतलब अपनी कहानी शुरू इस बात से हुई कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई। इसका मतलब दो मैट्रिसेस बराबर तो उनका डिटरमिनेंट भी बराबर। +-1। अब ये क्या कर रहा है क्वेश्चन वाला? फर्स्ट स्टेटमेंट में कहता है कि ए अगर आई ना हो, ठीक है, ए अगर आई ना हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 के अंदर कह रहा है कि ए अपने आप में आई भी नहीं है और ए अपने आप में माइनस आई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या डिटरमिनेंट ए जो है वो +-1 हो सकता है क्या? अगर ए आई ना हो और ए माइनस आई भी ना हो तो क्या डिटरमिनेंट ए +-1 हो सकता है क्या? हो सकता है। कुछ मतलब आई ने ठेका तो नहीं ले रखा कि वही देगा 1। ये बात तो सही है ना? तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि ए अपने आप में आई भी नहीं है और ए अपने आप में माइनस आई भी नहीं है। तो ये कह रहा है कि ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए 0 नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या? मतलब ये अगली लाइन के अंदर बोल रहा है कि ए जो है वो अपने आप में आई भी नहीं है और ए अपने आप में माइनस आई भी नहीं है, राइट है। तो क्या क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो 0 नहीं होगा, है ना। अच्छा, मान लेते हैं कि बात सही कह रहा है, ठीक है। मैं एक डिटरमिनेंट सोच लेता हूं, 0 1 0 1। सोचे ये अपने आप में आई तो नहीं है ना, है ना। इसका ट्रेस ऑफ ए कितना रहा है? 0। तो इसका मतलब ये कि स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्या आंसर है इसका? पता नहीं मेरे को। सी है क्या? अगले बात। क्वेश्चन नंबर 7 8 नहीं हुआ। ये कौन सा वाला है? वो 3 क्रॉस 3 वाला है क्या? अच्छा, विद द 4 एंट्रीज 1 एंड ऑल अदर एंट्रीज इक्वल टू 0, है ना भाई? हाँ। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये कहता है कि कितनी ऐसी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पॉसिबल है। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का मतलब समझते हैं हम? जिसका डिटरमिनेंट है 0 ना हो, है ना भाई। अच्छा देखिए, मैं आपके सामने, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि इसने क्या किया ना, एटलीस्ट वर्ड का यूज कर लिया। एटलीस्ट वर्ड के यूज में क्या होता है ना, हमारे पास में आंसर अगर बाय द वे सही भी आ गया है ना, 9 भी आ गया, तो भी अपने को एटलीस्ट 7 की तरफ जाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। और वैसे ही मैं तो कम से कम 7 तो यूं ही गिना दूंगा। कैसे गिना दूंगा? मैं पहला काम कर रहा हूं 1 1 1 डायगोनली ले रहा हूं। आपको पता होगा अपने पास 4 1 हैं, उनमें से 3 मैंने काम में ले लिया। मेरे को कोई सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक कुछ नहीं बनाना, मैंने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कुछ नहीं बनाना। मेरे को तो सिंपल ये देखना मेरा आंसर जो है वो 0 ना आए। सही है ना भाई? अब एक काम करते हैं, इस जगह पे 1 लगा देता हूं, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूं इसका डिटरमिनेंट सोचो आप 1, इसका डिटरमिनेंट 1। बाकी जगह ये क्या कर रहा है? बाकी से कोई मतलब ही नहीं है, इसका डिटरमिनेंट 1 कर दिया मैंने। कितने केस दिखे आपको? 6। क्यों? क्योंकि मैं यहां भी बढ़ सकता हूं, यहां भी बढ़ सकता हूं, यहां भी बढ़ सकता हूं, यहां कुछ भी कहीं पे भी 1 भर दूंगा, क्योंकि ये वाला मैंने फिक्स कर दिया। 6 केस तो इसके खड़े दिख गए, एक आधी केस और ढूंढा, 7 में चला गया। वैसे ऑप्शन 7 में आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं आया समझ में? हाँ, इसमें कुछ भी कोई वो पीएनसी वीएनसी का क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। सिर्फ दिमाग का क्वेश्चन था कि एक केस और ढूंढा, क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। ये आप क्या मेन से क्या उम्मीद कर रहे हो? पीएनसी लगवाएगा वो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ। अच्छा, कह रहे हैं ए अपने आप में 2 क्रॉस 2, वही वापस सेम क्वेश्चन जैसे ही है। एक मिनट, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। कहता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है,
तो कहता है ट्रेस ऑफ ए जो है वो सम ऑफ डायगोनल ए है, डिटरमिनेंट ए को ए बोल रहा है, तो कह रहा है कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। स्टेटमेंट 1 जो है वो कहता है ट्रेस ऑफ ए 0 होगा। अच्छा, और स्टेटमेंट 2 कहता है कि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 1 होगा। इस बार इसने थोड़ा सा धोखा देने की कोशिश करी है। बस इतनी सी बात है कि स्टार्टिंग में ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया और आगे कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं। एक काम करो ना, आप अगर इस चक्रव्यूह से बचना चाहते हो तो एबीसीडी मान लो। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको 1001 करना है। सही है, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी। सही है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते ही हो जाएगा ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, और इधर हो जाएगा ए सी प्लस ए सी प्लस डी सी, ए सी प्लस डी सी, और इधर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बी सी प्लस डी स्क्वायर। सही है ना भाई, एंड दैट इज इक्वल टू 1001। राइट, अब क्वेश्चन के अंदर थोड़ा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहला कह रहे हैं ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, है ना भाई। ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0 से पहले आप कुछ पक्की बातें पक्की कर लो कि ए स्क्वायर प्लस बी सी को ये 1 देख रहा है, एक इसने बी सी प्लस डी स्क्वायर को भी 1 देखा है। सही है, और दूसरी तरफ से ए प्लस डी मल्टीप्लाइड विद बी को ये 0 देख रहा है, और दूसरी तरफ से ए प्लस डी मल्टीप्लाइड विद सी को भी ये 0 देख रहा है। ठीक है ना, इससे आपकी क्या बुद्धि चलने लग जाएगी थोड़ी थोड़ी, क्या आपके केसेस खुलने लग जाएंगे। अब आप दिमाग लगाओ, पहला स्टेटमेंट सही है क्या? पहला स्टेटमेंट है ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? अरे नहीं नहीं, ए का देखना, ट्रेस ऑफ ए प्लस डी, क्या कहता हो? सही है क्या? तो फंस गया इसका एक पॉइंट, तो फंस गया क्या कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0 श्योर है। अब इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए सोचो, ए डी प्लस अरे ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी के लिए कोई स्टेटमेंट है क्या हमारे पास? ए डी माइनस बी सी के लिए कोई श्योरिटी है? नहीं, पक्का? एक बार लिख लूं मैं आपके लिए, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू कितना बता रहे हो आप लोग? ए डी माइनस बी सी। देखो कोई लॉजिक लगाओ इनमें, किसी तरह का कुछ हटने वाला हो तो हटा लो, आराम सोचो। चलो ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो दोनों का डिटरमिनेंट लेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। हाँ, वो तो पहले वाले से कर ही चुके हैं अपन, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर अगला, मैं तो क्वेश्चन ही हटा दिया था। हाँ, ये क्वेश्चन के अंदर अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 1 आएगा। माइनस 1 आएगा क्यों? ए प्लस डी ए प्लस डी इनटू सी इक्वल्स टू 0 है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ए इक्वल्स टू माइनस डी आ जाएगा। उसको उसमें अगर पुट करते हैं तो ए इनटू ए करके ए की जगह माइनस डी। ये कह रहा है कि अगर आपने पहले स्टेटमेंट को हाँ पर दी ना, मैं इसकी बात पूरी तरह से रख रहा हूँ, पहले स्टेटमेंट को हाँ पर दिया आपने, ए प्लस डी इज इक्वल टू 0 मान लिया था, तो डी इज इक्वल टू आपका माइनस ए हो गया था। डी की जगह माइनस ए रखते ही माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू -1 है। दिमाग लड़ाओ, कैसे है? मिल गया आपको? इसलिए कह रहा है कि सिर्फ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू -1 होगा, 1 नहीं होगा। अगर आप एक को मानते हो तो दूसरे के लिए रुक जाओ, अगर आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को मान लिया तो सेकंड के लिए आप रुक जाओ, आगे का नहीं पकड़ में, चलें आगे। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अगले पे चलते हैं। कहां चले गए थे? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 12 हो गया। 12 शायद अपन कर चुके हैं, नहीं करा? मतलब मुझे करना है कि नहीं करना? अच्छा, पूछ लिया तो करना ही है। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, एस अपने आप में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, किसकी? 1 AB ओमेगा इसकी। ठीक है, नॉन सिंगुलर होने का मतलब ये कि इसके वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब 1 AB ओमेगा 1 C ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1। अच्छा, आगे क्या कह रहा है कि वेयर ईच ऑफ द ABC इज आइदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस इन द सेट S क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस इन सेट S। हाँ साहब, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। देखो पहला काम, इसमें क्या फाइट है? 1 मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस ओमेगा C, राइट है, माइनस A मल्टीप्लाइड विद
ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर सी प्लस में बी मल्टीप्लाइड विद ओमेगा स्क्वायर माइनस इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाली पार्टी तो गई, सही है भाई, ये वाली पार्टी तो गई। अच्छा, अब जो कुछ भी बच गया उसे थोड़ा अगर मैं ढंग से लिखूं तो 1 माइनस ओमेगा सी माइनस ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर सी, राइट है, इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि ए बी सी को लेकर के कितने ऐसे ट्रिपलेट पॉसिबल, ट्रिपलेट का मतलब ए बी सी की कितनी ऐसी वैल्यूज पॉसिबल हैं जिनके लिए 0 ना आए। एबीसी के लिए इसने बोला है एबीसी के नाम पे आप क्या क्या ले सकते हो, है ना, बिल्कुल एबीसी के नाम पे आप सिर्फ और सिर्फ किसको ले सकते हो, ठीक है ना, ओमेगा या, हाँ भाई अब रख के देख लो आप भले, सोचें जरा। पहला ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और बी की जगह कुछ खास सोच रहे हैं या कुछ भी रख दूं? नहीं, कुछ भी नहीं, या तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, है ना, हाँ ध्यान रखना चाहिए। एक बार के लिए ओमेगा रख लेता हूं, देखो जरा रख करके बताना क्या आंसर नॉन जीरो आ रहा है क्या, मेरे को ही रखना पड़ेगा कोई। 1 माइनस सी की जगह कितना रखना था, ओमेगा रख दूं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ए की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, आगे बोलते तो आप तो ए और सी की जगह ओमेगा की पावर 4 बोले तो ओमेगा, राइट है भाई। अच्छा, ये 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये तो 0 नहीं हुआ, सही है ना भाई, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता। अरे सही है ना। हाँ, अगला एक केस तो बन गया, और कौन सा केस ले सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ओमेगा, ऐसा सोच लूं? तो ऐसे सोच सकते हैं आप, कितने पॉसिबल ट्रिपलेट होंगे, या नहीं सोच पाएंगे? सोच लेंगे ना बस। आपको वैसे एक सेकंड आप में से कितने लोगों को समझ में आया, आपको कितनी जगह सोचना है पता है आपको? 3 जगह नहीं सोचना। कौन कौन सी 2 जगह? ए और सी। हाँ, बी तो आपने खुद नहीं कह दिया, कुछ भी ले लो, लेकिन ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के नाम पे ही लेना, तो 2 ही जगह सोचना है, सोच लेंगे ना। ज्यादा से ज्यादा 4 केस बनेंगे। अरे 2 चीजों का रख करके 2 जगह सोचना है, सोच लोगे बस, तरीका ढूंढ लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 15 16 17 18 19, हाँ भाई डन। मेरे को बता दो इसमें आपने एक क्वेश्चन, ठीक है, हाँ भाई, एक्सरसाइज 4 लेवल 1 मैट्रिसेस में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ है ना भाई। कुछ छोटी छोटी बातें याद दिलाता रहता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करी जाए, इसमें जो P दिया हुआ है वो आपको दिया गया है √3/2, देखा आपने, यहां दे रखा 1/2, यहां दे रखा -1/2 और यहां दे रखा √3/2। ये बात आपके पकड़ में आ गई, ठीक है ना भाई? अरे अच्छे से कह लेना, हाँ, फिर ये इनमें से किसी मन में रह जाएगा यार मेरी तो आई नहीं। ये P के ऊपर बात कर लें अपन। ये जो P है ना, इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको बता देता हूँ। P में एक अच्छी बात ये है कि आपने अगर ढंग से नोट्स पढ़े हो मेरे, तो मैंने यही एग्जांपल जानबूझ करके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेस में लिखवाया है ना। हालांकि अगर भाई देव आप 12th में मिलते तो मैं आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव भी करवाता, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में यही एग्जांपल, मैं क्योंकि यही एग्जांपल रखता हूँ, मुझे अच्छे से ध्यान है, तो आप में से किसी को अगर ध्यान पड़े तो आपको पता लगा ये अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आपको पता चल जाएगा पीपीटी इज इक्वल टू आई हो गया। अब आपके दिमाग में ये बात हो गई फिट की पीपीटी इज इक्वल टू आई है, नंबर 1। नंबर 2 पे आता हूं। क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए, ए हमारे को कुछ दे रखा है 1101, ये काम खत्म। अब आ जाओ क्यू पर, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी ए पी टी, सही भाई। अच्छा, अगर ये पी ए पीवीटी दे रखा है तो क्वेश्चन वाला मुझसे जानना चाहता है कि x इज इक्वल टू, अब डिमांड पे जाओ आप पहले, क्योंकि ये तो अभी अपने को कुछ नहीं बता रहा कि अपन ज्यादा से ज्यादा क्या बेवकूफी कर बैठेंगे, एक p लिख लेंगे, एक a लिख लेंगे, pt लिख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप इस पे मत जाना, थोड़ी देर वेट करो, पहले सोचो क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, तब आपको पकड़ में आएगा कि ये क्वेश्चन में x डिमांड कर रहे हैं और x की वैल्यू दे रखे pt इंटू क्यू की पावर 2005 इंटू p। ये बात आपके पकड़ में आ गई। अच्छा, ये चीज अगर आपके पकड़ में आ गई तो एक और बात सोचना जो मैं आपको समझा रहा हूं वो देखिए साहब, मांगने वाले ने क्यू की पावर 2005 मांगी। आपको याद आना चाहिए कि मैंने आपको मैट्रिसेस की डिग्री बढ़ाने का क्या तरीका सिखाया था कि पहले क्यू से
क्यू स्क्वायर बनाओ, फिर क्यू क्यूब बनाओ, फिर पैटर्न मिल जाता है। मैंने कभी आपको क्यू की पावर 2005 करने का कोई तरीका नहीं सिखाया। किसी भी मैट्रिसेस की डिग्री बनाने का सिंपल सा तरीका, पहले पैटर्न सीख लो। तो आप में से किसी ने अगर दिमाग लगाया तो सबसे पहले वो क्यू स्क्वायर सोचेगा। अगर उसने क्यू स्क्वायर सोचा तो इसका मतलब वो सोच रहा है पी ए पी टी इंटू पी ए पी टी, यही तो वो सोच रहे हैं भाई। अब आपको यहां एकदम जैसे लिखोगे लिखते ही स्ट्राइक कर गया पीपीटी, ये तो आई है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आई बन गई। तो आपको यहां से पता चलेगा पी इंटू ए इंटू आई इंटू ए इंटू पीटी हो गया। फिर आपके दिमाग में अरे ये क्या, ए आई ए इंटू ए, तो ये तो बन गया पी इंटू ए स्क्वायर इंटू पीटी, सही है ना। अब आपके दिमाग में आएगा अच्छा क्यू के टाइम पे यहां ए की डिग्री 1 और क्यू स्क्वायर होते ही 2, इसका मतलब जरूर क्यू क्यूब होते ही एक और डिग्री बढ़ जाएगी। तो क्यू की पावर 2005 होते हैं, आपको दिमाग में आने लग गया कि क्यू की पावर 2005 समझ में आ गया भाई। क्यू की पावर 2005 इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू ए की पावर 2005 इंटू पीटी, यहां पकड़ में आ गई बात। अच्छा फिर आपने सोचा अपने को तो एक्स निकालने से मतलब, आपने एक्स पे दिमाग लगाया कि एक्स क्या चीज है, तो एक्स इज इक्वल टू पीटी इंटू क्यू की पावर 2005 माने इसकी पावर, भाई इसकी पावर 2005 तो यही है, तो मैंने यहां लिख दूं भाई क्यू की पावर 2005 की जगह लिख देते हैं पी इंटू ए टू द पावर 2005 इंटू पीटी, लिख दो भाई। कुछ अपन ने छोड़ दिया, ये तो क्यू लिखा इंटू पी, पी कौन सा वाला आपको पता चला, ये तो मैंने एक, हाँ ये तो मैंने क्यू की पावर लिखा है, सही है भाई। अच्छा अब आप में से किसी का दिमाग इधर चल रहा हो तो ये चल रहा हो तो ये पकड़ में कौन आ गया, ए की पावर 2005। अब दिमाग फिर लगाया बच्चे ने कि भाई अपने को तो ए की पावर 2005 निकालना है। तो मैंने आपको वापस बोल रहा हूं, किसी की भी डिग्री निकालने का सीधा फंडा है, पहले ए फिर ए स्क्वायर फिर ए क्यूब निकालो। तो जैसे आप ए स्क्वायर निकालोगे तो जो मुझे मेरे को हल्का हल्का याद है, बाकी 1 2 0 1 ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर सोचो ए स्क्वायर के टाइम पे इसको और इसको देखो, तब आपको स्ट्राइक कर जाएगा एक ही फर्क है 2000, ये 2 का दिख रहे हैं, तो 2005 होते ही यहां पे और आपका ऑप्शन बैठ जाएगा, सही है। कहानी पकड़ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा वैसे भी फिर भी आपको याद नहीं है, मैंने एक एक्स से पीपीटी वाला ऐसा वाला एक क्वेश्चन मैंने कॉपी में भी करवाया है, ऑर्थोगोनल के टाइम पे ही कराया था, ठीक है। वो इसीलिए कराया था ताकि सही टाइम पे आप इस बात को समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे करना है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ वैसे भी इतना बताने लायक कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई पार्ट सी, सही है भाई। अच्छा इस सी के अंदर मेरे वाले में जो लिखा हुआ है, एक ए दिया है, एक दे रखा है आगे एन इंटीजर के सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, 2 की पावर में दे रखा माइनस के प्लस में 3 टू द पावर माइनस ए लेस देन 2, फिर आगे लिखा है मस्ट बी। आगे आपके क्या लिखा है क्वेश्चन में पढ़ के बताएंगे, मस्ट बी के आगे क्या लिखा है, मस्ट बी लिखा ना, मैं आपको बताता हूं ओरिजिनल क्वेश्चन में इट इज मस्ट बी लेस देन लिखा है, सही है ना। तो पहली बात तो क्वेश्चन को सही कर लेना, इसी कारण कई बच्चों का तो आंसर आकर के भी रुक गया होगा, मस्ट बी लेस देन। एनीवे अब अपन देखते हैं ए कौन है। अगर आपको पता चलेगा तो ए की वैल्यू निकलेगी log 3 बेस में कितना, log 2 बेस 3। अब बड़े ध्यान से सुनना, देखो साहब अगर मैं इस log को हटाता हूं तो log के हटते 3 इसके नीचे, तो दुनिया को दिखेगा log 2 बेस 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1। ये 3 टू द पावर 1 की हमारे को जरूरत भी थी, क्योंकि हमारी अभी जिससे आमना सामना होने वाला है वो 3 की पावर माइनस है। अच्छा अब दिमाग लगाते हैं, ये 2 की पावर में बैठा है, ये भी बेचारा 2 की कंपनी का आदमी है, ये 1 ही अकेला जो 2 में नहीं आता, तो इसने भी अपने आप को 2 में डिक्लेयर करवा लिया, इतना तो सभी समझते हैं। ये 2 की पावर 1 हो गया, नीचे से 2 2 2 हटा ले, इनइक्वालिटी में कौन फंस गया, माइनस के प्लस में कितना 3 की पावर माइनस ए और लेस देन 1। यहां तक कोई परेशानी हो तो बताइए। अच्छा आगे सोचते हैं और क्या हो सकता था। अब आगे दिमाग ये कहता है कि पहला काम करते हैं, के हटा लेते हैं। के हटा लूं, नहीं, के को हटाने के लिए के ऐड कर दूं, के ऐड करते इधर के हो गया, इधर 3 की पावर माइनस ए रह गया और इधर के प्लस 1 हो गया, श्योर। अच्छा 3 की पावर माइनस ए ने अपने आप को 1/3 की पावर ए कह दिया, 1/3 की पावर ए, तो मेरे पास में 3 की पावर ए पड़ी है, तो ये बन गया 1 में log 2 बेस 3। लेकिन आपको ध्यान है अच्छे से, लोगों को नीचे रहना पसंद, तो फिर क्या जाएंगे लोग ऊपर, अगर लोग ऊपर जाएंगे तो फैमिली उल्टी हो जाएगी, log 3 बेस 2 हो जाएगा। अब आगे की बात चलते हैं, आगे कैसे जाना है। आगे की बात दिमाग में ये लगाइए कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। आप में से कई लोगों को पता है ये log 3 बेस 2 है, अगर ये log 1 बेस
2 बेस 2 होता तो 1 होता, आज के टाइम पे ये 1 से ज्यादा है। अच्छा अगर ये log 4 बेस 2 होता तो 2 होता, इसका मतलब ये 1 से ज्यादा पर 2 से कम है, माने ये अपने आप में ये कुछ 1 से 2 के बीच का कोई नंबर है, 1 से 2 के बीच का कोई नंबर है, सही है ना भाई। अगर ये 1 से 2 के बीच का कोई नंबर है और मैं एक बार के लिए मान लेता हूं लेट्स से ये 1.5 है, तो आप इस इनइक्वालिटी को ऐसे पढ़ रहे हैं कि ये लिखा हुआ है ऐसे, पढ़ रहे हैं आप इस बात को, ऐसे लिखा है ना ये। अगर कोई भी इनइक्वालिटी ऐसे लिखी होती है तो उसे ओरिजिनली पढ़ने का तरीका होता है इसका बाइफिकेट करके पढ़ना। इसको पढ़ते हैं ऐसे k इज लेस देन 1.5 और इसे पढ़ते हैं k प्लस 1 इज लेस देन 1.5 ग्रेटर देन, सही है, k प्लस 1 इज ग्रेटर देन, इसका मतलब k अपने आप में 0.5 से बड़ा है परंतु 1.5 से और है भी इंटीजर, तो इसका मतलब k मस्ट बी 1 एंड 1 इज लेस देन 1 किसके से छोटा है वो देख लो आप। आंसर आ गया, नहीं आएगा नहीं पकड़ में, तो 1 इज लेस देन जिस नंबर से छोटा होगा वो ऑप्शन में उठा लेना आप, सही है भाई। इसका डी पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए सब डी पार्ट क्या कहते हैं, इसी का मेरे को ये कह रहा है कि आपको साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या दे रखा भाई cos फाई, और कहता है देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, इस पे नजर रखना बहुत जरूरी है, 1/पाई थीटा प्लस फाई माइनस पाई/2, राइट है भाई। अच्छा देखिए अब एक काम करते हैं, प्लस माइनस है क्या, प्लस माइनस फाई में है ना। अच्छा देखिए बड़े ध्यान से एक बात सुनना, ये दिख रहा है यहां तक कोई परेशानी नहीं है, ये यहां तक में कोई परेशानी, क्वेश्चन में तो कोई परेशानी नहीं ना। अच्छा आपको पता है या तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं इसे साइन में बदल लूं या इसे कॉस में बदल लूं, ठीक है ना। जिसने थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग में भी पढ़ लिया इक्वेशन वो जानता है कि खेलना है तो कॉस में खेल, साइन में तो मत खेल, क्योंकि साइन के अंदर तो वो गंदा सा फार्मूला n पाई प्लस -1 की पावर n लगेगा, तो इसमें जनरल फार्मूला आसान है, तो इसको कॉस में बदल लेता हूं, तो इट इज cos π/2 माइनस थीटा, यहां तक बन गया, इज इक्वल टू में हो गया cos फाई, इसका मतलब मेरे लिए हो गया π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू में कितना 2n पाई प्लस -5, क्या कहते हो आप। अच्छा इसके होते ही अब आप में से कई लोगों का दिमाग चल पड़ेगा, -2n पाई इधर ले आता हूं, ठीक है ना, और बाकी पार्टीज को इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा कितना, एक तो थीटा प्लस का हो जाएगा प्लस -5 हो जाएगा, सोचना थीटा इधर आके प्लस का प्लस -5, और ये जो π/2 है वो इधर आकर के माइनस का π/2। देखो मैं काफी क्लोज आ चुका हूं इसके, अब मेरे को बस इधर एक 1/पाई बनाने की देर है, जिसके लिए मैं क्या कर रहा हूं पाई का डिवाइड मार देता हूं, क्या कहते हो आप। अब आपको ये सोचना है कि मेरे कौन कौन से आंसर बैठ जाएंगे, n की कौन कौन सी वैल्यूज पे आंसर आ सकता है। देखो आप में सभी जने जानते हैं 2n से आज तक कोई 1 नहीं बना सका इंटीजर डाल के, तो 2n से क्या बन सकता है, या तो 0 बनेगा और या फिर 2 बनेगा, तो आपके दो ही ऑप्शन खुल गए, क्वेश्चन खत्म। नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पकड़ में है, आपको नजर क्या कर रही है ना, टारगेट इस पे रखना है, बस इस पे फोकस हटा फिर आप क्वेश्चन नहीं पकड़ पाओगे। ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करने का क्वेश्चन, कतई नहीं है, ये पूरी तरह से टारगेट को तक पहुंचने का क्वेश्चन है, कि भाई आपको ये टारगेट दिया वहां तक पहुंचो बस, फिर सोचना जो सोचना है। एनीवे आगे चल रहे हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है अपना 4 के बाद 5। हाँ भाई पांचवा क्वेश्चन का ध्यान रखना। देखो इसमें एबीसी अगर आप में से किसी ने भी कुछ भी पूछा तो आपको पता होना चाहिए, जिसने थोड़ा सा भी क्वेश्चन सॉल्व करा है ऐसा उसे पता होना चाहिए, इसमें एबीसी में सी कभी नहीं पूछा जा सकता बिना ए को सॉल्व करे। सारे रास्ते एक के बाद एक उठेंगे तभी बात उठेगी, वरना यहां तक जाना असंभव सा है लगभग, ठीक है ना। मैं आपको फिर भी बता देता हूं थोड़ा बहुत, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं जब भी ये क्वेश्चन कराऊंगा है ना, तो इसी क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा वो बता देता हूं। हाँ भाई क्वेश्चन है मेरे पास में, ए अपने आप में 3x3 के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है साहब, याद रखना छोटी छोटी बातों को, सिमेट्रिक है 3x3 है, ठीक है ना भाई, जिसकी एंट्रीज या तो 0 है या फिर 1 से बन रहा है, और इसमें से अपने पास में 0 तो कितने हैं 4 और 5 अपने पास 1 है। सही है भाई, शायद हमने एक क्वेश्चन किया है इसका, ए पार्ट करा है कभी, ठीक है ना, तो ए पार्ट करा है तो इसको तो रोक लेता हूं, ठीक है। अब आ जाता हूं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट इसी के अंदर आगे कह रहा है, कहता है ए की मैट्रिसेस की वैल्यू बताइए, अगर बड़े ध्यान से सुनना, अगर ए इस तरह से बताना है, अगर ए की मल्टीप्लाई XYZ से करवा दें तो आंसर 1 0 आ रहा हो और इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा हो। आंसर कैसा आना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन, राइट है भाई।
अब बड़े ध्यान से एक एक बात सुनना। हमारी कॉपियों में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, नंबर 1। क्यों? क्योंकि है ना, आईआईटी ने जिस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं उसके लिए भी काफी टाइम देकर के इस तरह के क्वेश्चन प्रोड्यूस करे होंगे, ठीक है ना। अब जरा इसको भी समझें कि आप ये बात जानते हैं कि आप XYZ बराबर में थोड़ी देर बाद A इनवर्स से भिड़ने वाले हैं। ये तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा। A इनवर्स से भिड़ने के लिए आपको ये बात पक्की होनी चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन तो बाद में आएगा, पहले A इनवर्स आ जाए, यही बहुत है। A इनवर्स दुनिया में तब आता है जब उसका डिटरमिनेंट A 0 ना हो, सही है। अब आपको सारे क्वेश्चन के अंदर यूनिक सॉल्यूशन से नहीं मिलना, आपको तो वो सारे केसेस उठाने हैं जिनमें डिटरमिनेंट A 0 ना आए, राइट है भाई, डिटरमिनेंट A 0 ना आए। अब दिमाग ये लड़ाते हैं कि डिटरमिनेंट A को 0 आने से कैसे कैसे रोकूं, सही है। अब बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी एक एक बात को। मैं आपके सामने A के नाम पे पहले उठा रहा हूं, जो मैं उठा रहा हूं उसको सुनना, 0 0 1 को। क्या ये बात समझ गए? इसका मतलब मैंने आपसे 2 0 ले लिए। आपको पता ना चाहिए, सरकार ने मेरे स्टोर के अंदर 4 0 डाले थे, जिनमें से 2 का मैंने यूज कर लिया। अब मेरे पास कितने 0 रह गए? 2 0 रह गए। वो जो 2 0 रह गए उनका काम भी सिमेट्रिक होना है। इसका मतलब ये कि मेरे पास में इन 3 जगहों पर कोई एक 0 डालने की जगह है, क्योंकि जैसे ही मैंने 0 यहां फिट करा वो ऑटोमेटिकली यहां भी फिट होगा, तभी सिमेट्रिक रहेगा, नहीं तो सिमेट्रिक ही उड़ गया। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को इन 6 जगहों की जगह इन 3 जगहों पे दिमाग लगाना है। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं आपके सामने एक छोटा सा काम करता हूं, इस जगह पे ABC लिख देता हूं, तो ऑटोमेटिकली यहां पर भी ABC फिल हो गया। सोच लो आप, सिमेट्रिक है ना भाई, इतना दिमाग तो चला लोगे आप, है ना। अब एक छोटा सा काम करता हूं मैं, इस जगह पर मैं A की जगह 0 रख रहा हूं। कितना रख रहा हूं? 0। इस जगह 0 रखते यहां पे भी 0। अगर ये 0 हो गया तो दुनिया ने पढ़ा 0 0 0 0 BC1 BC1। सोच लिया आपने? अब खटाखट हम में से कुछ लोग इसकी वैल्यू बता देते हैं आपको। 0, ठीक है, -0 प्लस B इंटू 0। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? इसका मतलब मैं इस A की जगह 0 नहीं रख सकता, रखते ही डिटरमिनेंट A 0 आएगा और ये इनवर्स ही आना भूल जाएगा, यूनिक तो बाद में आएगा। नहीं पकड़ में आया? तो पहला केस मैंने निरस्त कर दिया। अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, मैं A को तो A ही रख रहा हूं। आज आपके लिए यहां B की जगह 0 रख दूं। अगर मैंने B की जगह 0 रखा तो आओ इस पे भी बात कर लें। मैंने ये बात पक्की कर दूं, A तो 0 नहीं बनेगा। अब मैं B पे दिमाग लगाता हूं। अगर मैंने ऐसा करा तो वैल्यू आ रही है 0, फिर -A इंटू A, आ रही है कि नहीं आ रही है, और प्लस 0। सोच लो, अब बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन बन सकता है। इसका कारण से मेरे पास B का एक जगह फिल करने की बन गई, माने मैं B की जगह 0 ले सकता हूं। नहीं पकड़ में आया? अब मैं आता हूं C पे। क्या मैं C की जगह 0 सोच सकता हूं? C की जगह 0 सोचना पड़ेगा। देखो, इसको B रखता हूं, यहां 2 0 करता हूं। इसको बोलो, इसकी वैल्यू बोलो 0, फिर A इंटू A -0, सही है क्या भाई, प्लस B इंटू 0, सही है क्या? क्या मेरे पास आंसर आया? नॉन जीरो या 0? नॉन जीरो आया ना। इसका मतलब डिटरमिनेंट A बनेगा या नहीं बनेगा? सॉरी, इनवर्स बनेगा। इनवर्स बनेगा, इसका मतलब मैं B की जगह भी 0 ले सकता हूं और C की जगह भी 0 ले सकता हूं। इसका मतलब मेरे पास कितने केस बने? 1 या 2? 2। कब बने? जब मैंने यहां 0 0 1 लिया। अब मैं अगले केस पे आता हूं, जब मैं ले रहा हूं 0 1 0, सही है क्या? 0 1 0। इस जगह पर फिर से मैं वही 3 बातें सोचूंगा कि मैं ABC में किस किस की जगह 0 रख सकता हूं। तो फिर मेरे को पता चलेगा कि मेरे पास यहां से भी 2 केस आए, यहां से कितने आ गए थे? 2। और इसी प्रकार से आखिरी दांव कैसा खेला जाएगा? 1 0 0। नहीं पकड़ में आया? अच्छा, जैसे मैं खेलूंगा फिर से मेरे पास 3 प्लेस होंगे। सोच पा रहे हैं आप? फिर से मेरे पास कितने केस आएंगे? 2। सही है। मेरे को, मैं एक बार के लिए ऐसा एक आइडिया ले रहा हूं, मेरे पास आ जाने चाहिए 2 केस। अब मैं आखिरी दांव खेलता हूं, सही है। अब मेरे पास में एक और केस बच गया। कौन सा वाला? 1 1 0 केस ही नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 0 होते ही, इसीलिए मैंने आपसे कहा था आप A को पढ़ लेना, लेकिन क्योंकि A में करवा चुका था इसलिए मेरे को आपने बाईपास कराया, इसलिए आप A भूल गए। वरना आप A से सीखते कि यहां पर सिर्फ 1 1 1 हो सकता है। अगर आपने 1 1 0 ले लिया तो आपको बताना चाहिए आपके 2 A इंगेज हो गए। आपके कितने 1 बच गए? 3 1 को सिमेट्रिक बना ही नहीं सकते। पकड़ में आ गई ये बात? इसका मतलब ये कि आपके पास में एक ही केस बचा, 1 1 1 यहां चिपकाओ।
अब आपको अब पूरा सुनना, पिछली बार अब क्या रखते फिर रहे थे? जीरो, कभी ए की जगह जीरो, कभी बी की जगह जीरो, कभी सी की जगह जीरो। लेकिन अगर 1 1 1 हो गया तो अब जीरो पे नजर नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कितने 1 बचे? 2। अब आप 1 से खेलोगे। अब आप पूछते फिरोगे क्या मैं ए की जगह 1 रख सकता हूं क्या? क्या मैं बी की जगह 1 रख सकता हूं क्या? एक काम करते हैं, रख लेते हैं। रख दो, चलो साहब 1 रखता हूं यहां, ठीक है ना भाई? 1 यहां रख दो तो 1 रखते यहां पे भी 1 हो गया, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0। बताओ साहब इसकी वैल्यू 1 के हिसाब से, 1 के हिसाब से 1 सोच लिया, सोच लिया। 1 के हिसाब से 1 माइनस 0 माइनस 1 इंटू फिर से 1, सोच लिया कितना है आंसर? 0। इसका मतलब यहां पे 1 रखना फेल, सही है। अब मैं यहां पे भी 1 रखूंगा, फिर यहां पे भी 1 रखूंगा, 3 जगह 1 रखने हैं, मेरे को पता चलेगा तीनों फेल। इसका मतलब आपके पास कितने केस आए? 6। नहीं आया समझ में? अगर 6 केस आए तो 6 केस ऐसे केसेस थे जिनमें आपके पास में क्या हो सकता था? यूनिक सॉल्यूशन होता। नहीं है ये बात समझ में? यूनिक सॉल्यूशन कब बनता? 6 केसेस में। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे को अगर बता सको तो, राइट है? आप में से कोई मेरे को बताएगा कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था? 12। इसका मतलब ये कि 12 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती। 12 में से 6 केस मैंने आपको दिखा दिया जिनमें सॉल्यूशन आ रहा है। यूनिक तो फ्री है, सॉल्यूशन आ रहा है। इसका मतलब 6 ऐसे केस बच गए जिनमें सॉल्यूशन नहीं आ रहा, और वो सी ऑप्शन है, वो क्वेश्चन नंबर सी आपका। पढ़ लो आप। नहीं आया? सी को ढंग से पढ़ो, तब आपको पकड़ में आएगा कि वो पहले क्वेश्चन के कारण दूसरा, और दूसरे और पहले के कारण तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। आगे बात आइए। हालांकि मेरे को पता है आप में से कई लोग अब इसके बाद में चिर प्रतीक्षित क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करना चाहेंगे, लेकिन मैं 7 का भी बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 पे बात करिए तो इतना टाइम ले गया मैं, ठीक है। 7 तो मेरे को मतलब बहुत अच्छे से समझाना है, मतलब मेरे मन से पढ़ा लूंगा मैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहा हूं, जल्दी बोलो, बताना है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 बताने से पहले मैं तेरे से एक राज की बात पूछूंगा, मेरे को बताना तो ही, राइट है। ए देख लिया, मेरे को डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बताओ। 2k + 1 का क्यूब, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसी तरह से डिटरमिनेंट बी निकालो, 0, सही है। अब आपको मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि सर मुझे अचानक क्यों आखिरकार डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी निकलवाना है, क्योंकि फिर मैं आपको क्वेश्चन पढ़वाता कि क्वेश्चन पूछने वाले ने आपसे पूछा है डेट एडजॉइंट ऑफ ए प्लस डेट एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू कितना? 10⁶। अब आपको ये याद दिला दो मुझे कि आपको क्या याद है कि डिटरमिनेंट, ये इसका मतलब होता है ये डिटरमिनेंट, इसको ऐसे पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। अब आप जल्दी से ये भी बता दो कि आपको क्या प्रॉपर्टीज याद है। ये डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, क्योंकि 3 डिग्री का है ना, अरे 3 ऑर्डर का है ना, तो 3 - 1, आप ही की बात आगे बढ़ाई। ये डिटरमिनेंट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁶। इसकी वैल्यू इसीलिए पहले पूछ ली थी, इसकी वैल्यू 2k + 1 की होल पावर 3 का स्क्वायर, बोले तो 6 इज इक्वल टू 10⁶। बताओ k की वैल्यू आगे क्या? तो k की वैल्यू 4.5 आएगी। सामने वाला आपसे फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा है, लेकिन आंसर में ग्रेटेस्ट इंटीजर मांगा है, ठीक है ना। तो आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि आंसर तो डिटरमिनेंट का दिया ना, वो डिटरमिनेंट नहीं, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 श्योर, मैं आगे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हुआ, बड़े ध्यान से सुनना, जो मैं पूछूं वो जवाब देना, ठीक है ना। देखिए, जिसने भी मेरे से क्वेश्चन नंबर 12 पूछा और जो भी पूछने के लिए पाइपलाइन में थे, वो सब मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दें बस। ऊपर का क्वेश्चन बिल्कुल ना पढ़ें, ऑप्शन देख के बता दें कि सारे ऑप्शन में क्या कॉमन है, px। इसका मतलब आपकी नजर कहां होनी चाहिए? सिर्फ px पर। हाँ, अब आप px के बारे में सोचना। अब आता हूं मैं p के लिए क्या बोलता है। अब p के लिए अगले ने बोला है कि वो 3 × 3 ऑर्डर की है, नंबर 1।
दूसरी बात उसने बोला पीटी की जगह जब भी जरूरत पड़े 2p प्लस आई लगाओ, है ना भाई। अच्छा पीटी ट्रांसपोज जो पी है, आई अपने आप में 3 क्रॉस 3 है, एक्स कौन है साहब, एक्स के नाम पे दे रखा है XYZ, श्योर। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, बस आगे कुछ नहीं बोला, कहता px की वैल्यू निकालो, राइट है भाई। और तो कुछ इसने डिमांड नहीं करी है मेरे जहां तक ख्याल है, राइट है। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। P के नाम पे अगला कह रहा है कि PT की जगह पे 2p प्लस आई है, नो डाउट, है ना। तो इसका मतलब ये बेवकूफ तो है नहीं कि आपको P के बारे में, px के बारे में पूछे और P के नाम पे सिर्फ एक रिलेशन देके भाग गया और तो कुछ दिया ही नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन काम का है कि बेकार है? अगर ये काम का तो इसको कैसे काम में लेना है वो तो आपको दिमाग लगाना ना। इसने कैसे काम में लिया है वो बताता हूं। ये क्या करेगा, PT का दोबारा ट्रांसपोज निकालेगा और यहां क्या करेगा, 2p प्लस आई का भी ट्रांसपोज बनाएगा। इसका आपको पता है ये P बन गया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज P। इधर आपको पता है प्रशांत की तरह बन गया 2PT प्लस IT, सही है क्या भाई। IT बोले तो I बन गया और PT आपके पास पड़ा ही है, तो आपने जैसे रखा 2 PT की जगह कितना 2p प्लस I, प्लस में कितना I, तो बोले तो ये कितना बन गया 4p, P और घटा दो 3p और यहां से बन गया 3i, 3i को उधर ले जाऊं तो माइनस का 3i। अब एक काम करते हैं, 3 3 हटा दें, अब मैं x से गुणा करता हूं, इधर x से गुणा हो जाएगी तो px बराबर, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या 9 क्वेश्चन। लैंग्वेज क्या है यार, तो मतलब भगाता ले जाएगा लास्ट तक। एक सेकंड देखा ना, देख नॉन सिंगुलर का मतलब तो जिसका स्क्यू सिमेट्रिक में क्या मतलब, पंगा क्या है। मतलब तुम्हारे हिसाब से इसकी लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ है। नॉन सिंगुलर तो अच्छा सिंगुलर होनी चाहिए थी, क्यों, इसको सोच के जवाब दूंगा। मेरे को लगता है क्योंकि कल भी मेरे से किसी ने पूछा सर इसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मॉडल 0 आ जाएगा, विचार करूंगा मैं इसमें। कल अपन ने लेकिन सोचा था ना, कुछ गड़बड़ निकली थी ना, क्या सोचा था अपन ने, कुछ इसमें मेरे को सही लगा था ना अपने को, अपन ने जो सोचा था वहां पे दिमाग चला था ना अपना। सोचेंगे एक्चुअली क्या है, इसमें कोई बहुत ही बारीक सी चीज है, वो कल स्ट्राइक करके याद नहीं कर रही। क्या एनीवे, एक इसका 13वां क्वेश्चन, 13 हो गया। अच्छा देख भाई, ये P दे रखा है अपने को, नहीं एडजॉइंट ऑफ P दे रखा है। अच्छा अगर एडजॉइंट ऑफ P दे रखा है तो एडजॉइंट ऑफ P कितना दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ P इज इक्वल टू कितना दे रखा है 144217113, सही है भाई। और डिमांड किसकी उठ रही है, डिटरमिनेंट ऑफ P की। अरे मांगने वाले ने डिटरमिनेंट P मांगा है, तो इस एडजॉइंट का डिटरमिनेंट बनाओ, सही है। और वो अपने आप में क्या निकल जाएगा, P स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस में ही होगा आंसर, वैसे इसके दोनों आंसर सही होंगे, ठीक है ना। बाकी चीजें अपन कल करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद का डिस्कशन है ना, जितना हो सकता है उतना उसको भी निपटा दूं मैं। हमारी बात कहां तक आ गई थी, हमने कल 12 तक क्वेश्चन कर लिए थे क्या। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13, हाँ वो उस पर भी आता हूँ सब। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, बता दूं। हाँ मैं फटाफट जो चीजें जो समझ में आ सकती है वो समझ लो। एक्चुअल में क्या है ना, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है और आपसे पूछने वाला पूछता है कि एंटी MN फर्स्ट ऑप्शन में क्या ये सिमेट्रिकल है या स्क्यू सिमेट्रिकल है, और ऑप्शन वाला खुद ही बोल रहा है कि M के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप में सभी को ध्यान होगा, मैंने आपको बोला कि पिछले 2-3 साल से ये चीजें हाईलाइट हो रही हैं कि आपको ट्रांसपोज करा करके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पूछना। और आप देख भी रहोगे, अगर आपने बाकायदा अगर इस साइज 4 लगाई है लेवल 2 तो आपको पता चल रहा होगा कि वाकई में वो सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल के बेसिक पा रहा है। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है।
मैंने आपको ये बताया था कि किसी का भी सिमेट्रिकल या स्क्यू सिमेट्रिकल चेक करने के लिए उसे कुछ मान लो, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। तो आप इसका जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो एंटी mn का ट्रांसपोज हो जाएगा, ये उल्टा खोलेगा, एंटी mt और एंटी का t, याद आ गया? इसका मतलब ये खुल जाएगा एंटी m और mt और n, ये खुल गया। अब ये आगे जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि अब ये जो भी आपको आंसर देने वाला है, क्या ये m के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने पे डिपेंड करता है नहीं करता? अगर m एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो mt बराबर m होगा, उसका ट्रांसपोज वही बनाएगा। तो mt के m होते यहाँ पे मुझे m लगाना पड़ जाएगा, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंटी mn, और एंटी mn होते मेरे को c मिल गया, माने c का ट्रांसपोज अगर c हो गया तो मैं सिमेट्रिक बोलूंगा। अच्छा, अगर m एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये mt बराबर माइनस m देगा, और mt अगर माइनस m देगा तो मैं यहाँ पे माइनस m लिखूंगा। माइनस m लिखते ही माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के बाहर आते ही माइनस एंटी mn दिखेगा, तो मेरे को माइनस c दिखेगा, और सभी लोग समझ जाएंगे कि c का ट्रांसपोज अगर माइनस c है तो दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आया ये? अब जैसे इसका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या कर रहा है, nm और माइनस mn माइनस nm, सही है ना भाई? mn माइनस nm कहता है हर तरह के mn के लिए ये स्क्यू सिमेट्रिक है। जिसका भी सिमेट्रिसिटी स्क्यू या किस भी चेक करनी हो उसे c मान लिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करते ही पहले तो डायरेक्ट बटेगा, mt का t, mn का t माइनस nm का t, फिर कैसे बटेगा? उल्टा, एंटी mt माइनस mt एंटी, ऐसे बटेगा। अब ये क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि m और n दोनों सिमेट्रिकल हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, m और n दोनों कैसे? अगर m एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज वही देगा, n एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी वही देगा। इसका मतलब मुझे mt की जगह n और mt की जगह भी m लिखना चाहिए, यहां पे मुझे m लिखना चाहिए और यहां मुझे n लिखना चाहिए। जबकि मैं c किसे लेके चला था, mn माइनस nm को, और मेरे हाथ में nm माइनस mn आ गया, तो इसका मतलब माइनस c आ गया। तो इसका मतलब राइट नाउ इट इज स्क्यू, और ऑप्शन बी भी यही कह रहा है, ऐसा बी सही है। ऐसे आप बाकी बच्चे ऑप्शन बी चेक कर लेंगे तो ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बाद 15 नहीं आया। देखिए 15 का पहले बेसिक पकड़ते चलो। पहला 15 के बेसिक में ये कह रहा है कि पहले बात तो mn और nm एक ही बात है, नंबर 1। आप में से कोई भी समझ सकता है इस पोजीशन को कम्यूट होना कहते हैं, ठीक है ना, नंबर 1। दूसरी बात ये कह रहा है कि m का मान जो है वो n स्क्वायर के इक्वल नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज इसने बड़ी इंटरेस्टिंग बोली है कि m स्क्वायर इज इक्वल टू में n टू द पावर 4 है। अब ऑप्शन 1 कहता है कि मैंने जो इंफॉर्मेशन दे दी उनके बिहाफ पे चेक करिए कि क्या m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 दे सकते हो क्या आप मेरे को? देखिए भाई, अगर भाई तो मुझे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 देनी है तो मुझे ये पता होना चाहिए पहली बात तो इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आ जाएगा m, राइट है भाई? m के कॉमन आते ही मेरे को पता है ये बन जाएगा m प्लस n स्क्वायर, और मुझे अच्छे से पता है कि इस केस में डिटरमिनेंट अपने अपने घरों में चले जाएंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम, राइट है भाई? अब मैं अच्छे से जानता हूं मेरे को m के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया, लेकिन मुझे इनने आगे कुछ ये सब कुछ दिया है, इनका मेरे को यूटिलाइजेशन करना है। जैसे मेरे दिमाग में इसका यूटिलाइजेशन ये हो सकता है कि m स्क्वायर माइनस n टू द पावर 4 इक्वल टू 0 तो बोल लो। अगर मैं इतना बोलता हूं तो मुझे ये भी पता है कि इसका मतलब ये कि m माइनस n स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद m प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0 मैं लगा सकता हूं, क्योंकि ये कम्यूट है। कम्यूट होने पे लॉ ऑफ अलजेब्रा जो हमने साधारण सीखे हैं वो सारे रूल काम करते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी बन जाता है क्योंकि कम्यूट है। इसका मतलब ये कि डेफिनेटली ये काम कर रहा है। अच्छा, साथ में मैंने ये भी पढ़ा है कि a डॉट b अगर 0 है तो किसी एक का डिटरमिनेंट 0 होता है, सही है ना? और अगर किसी एक का डिटरमिनेंट 0 होता है तो फिर तो इसका डिटरमिनेंट 0 होने में क्या बुराई है, क्योंकि ये तो 0 नहीं है। ये क्यों 0 नहीं है? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसके डिटरमिनेंट पे तो फिर भी डाउट है, लेकिन इसका डिटरमिनेंट तो श्योर हो गया। इसके 0 होते ये 0 हो गया, इसके 0 होते ये 0 हो गया, माने ऑप्शन सही हो गया, राइट है? यहां तक की बात तो पकड़ में आई गई होगी। अगले पॉइंट पे आता हूं। इसका अगला इसी के अंदर
मतलब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें इसने एक के बाद एक लगाई हैं। अच्छा ये कह रहा है सेकंड पॉइंट के अंदर, अच्छा एक और बात बता दूं मैं आपको, ये इससे ए सही नहीं हुआ, सी भी गलत हो गया। गौर से देखो आप, क्योंकि अगला सी के अंदर कह रहा है कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 से बड़ा है, जबकि हमारा आंसर तो 0 आ रहा है। इसका मतलब ए और सी दोनों एक साथ चेक हो गए। अब रही बात बी के ऊपर बात करता हूं। बी के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो बी मेरे लिए कह रहा है कि यू जो है वो अपने आप में नॉन जीरो है, माने नल वेक्टर नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कह रहा है कि फिर एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर के यू से मल्टीप्लीकेशन के बारे में इसकी राय है कि ये 0 हो सकता है क्या? अच्छा देखिए, ये 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप जरा इस पे दिमाग लगा लेते हैं। अच्छा, और बहुत सारी जगह हो सकता है, हो नहीं सकता, बहुत सारी जगह हो सकता है, याद है ना, क्योंकि दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 होने के लिए हमारे को दोनों में से किसी एक का डिटरमिनेंट का 0 होना जरूरी है। और यहां पे देखा जाए तो m प्लस एन स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है, राइट है। डी ऑटोमेटिकली गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 श्योर, मतलब मुझे लेकर के चलते रहना, आप में से किसी को अगर नहीं है तो मेरे को रोक लेना, ऐसा कुछ नहीं है, जहां 5 मिनट लगते हैं वहां 7 भी चलेगा, लेकिन आप कंफर्म होते रहना। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। ये देखो फिर से आपसे सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल पूछ रहा है। आप ध्यान से देखो तो सही क्वेश्चन के अंदर ये किस कैटेगरी पे चल रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। यार ये 18 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा फाइट लगानी पड़ेगी और थोड़ी थोड़ी मेरे लिए हेल्प करते रहना, जब मैं आपको कहूंगा तुम बता देना, राइट है भाई। अच्छा, आप में से सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि PQ बराबर KI दिया है, पहले देख लो क्वेश्चन में, हाँ या ना, देख लिया आपने? अच्छा, इसमें मैं आपसे एक बड़ा गजब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, K कौन है? क्या कोई मैट्रिक्स है या कांस्टेंट है? ये बात आपको श्योर है K एक कांस्टेंट है? अच्छा, अगर K कांस्टेंट है तो मैं आपके लिए अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मुझे P इंटू क्यू बाई K बराबर I दिख रहा है तो गलत तो नहीं है ना? कांस्टेंट तो नीचे आ सकता है ना, पक्का है ना भाई? अच्छा, इसमें से अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे Q बाई K इज इक्वल टू में P इनवर्स दिख रहा है तो भी कुछ गलत तो नहीं है ना? सही है ना? Q बाई K इज इक्वल टू P इनवर्स हो सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चन में चलते हैं। यहां तक तो अपने इसके साथ दौड़ लगा ली जो लगानी थी, राइट है। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है, कुछ ध्यान से देखोगे तो Q23 के बारे में बात कर रहा है ये, और वो भी कौन सा वाला? स्मॉल Q23। आप में से कितने लोग जानते हैं कि अगर Q एक मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट QIJ होंगे? सही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? अच्छा, और डिवाइड बाय K होने पर हर एक एलिमेंट में K का डिवाइड लग जाएगा, क्योंकि मामला मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का नहीं है। यहां तक भी आप समझ रहे हैं? अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर कोई मेरे से Q23 के बारे में दिया है कि पूछा है? दिया भी और पूछा भी है, सही है ना? इसने ही बोला है Q23 की वैल्यू कितनी है, माइनस का K/8 है। अच्छा, अब जिस पे मैं आपकी नजर डलवाना चाहता हूं वो है P एक बार आपके लिए लिख देता हूं, सही ना भाई? P आपके लिए लिखा है 3 - 1 - 2 2 0 अल्फा और 3 - 5 0। बड़े ही ध्यान से एक एक बात जो मैं बोलूं वो सुनना। आप में से कितने लोगों को पता है कि पहली बात P से P इनवर्स निकालने के लिए किसी का ट्रांसपोज होता है और वो होता है एडजॉइंट का, सही है ना भाई? एडजॉइंट होने पर जो 3-2 है वो 2-3 बनता है। इसका मतलब आपको P के 3-2 पे नजर रखनी चाहिए। अगर आप Q के 2-3 पे आना चाहते हैं, क्योंकि P इनवर्स होने पे Q आएगा, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली P इनवर्स पे दौड़ रहे हो। समझ में आ रहा है? तो आपको दिमाग में ये भरना चाहिए कि क्या मैं Q23 चाहता हूं तो मुझे P का 3-2 पे चलना चाहिए। तो P का 3-2 -5 है, इसका एडजॉइंट सोचो, इसका एडजॉइंट हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 4 का माइनस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं है, तो इट इज माइनस में कितना 3 अल्फा प्लस 4। श्योर है भाई? अपॉन में मॉड P भी लगेगा। अरे डिटरमिनेंट P वो आप बता दो बस, किसी का निकला हो तो मेरे लिए काम हो जाएगा। 12 अल्फा प्लस 20, वेरी गुड। इसकी वैल्यू ये बता रहा है 12 अल्फा प्लस 20। इसका मतलब ये कि मैं इस जगह पर 12 अल्फा प्लस 20 लिख सकता हूं, सही ना भाई? यहां तो कोई डर नहीं है। अच्छा, ये जो कुछ भी आया है ये मेरा Q23 पे आ रहा हूं मैं, सही ना? यहां तो कोई परेशानी? अच्छा, तब तक मैं आपको इधर एक कदम और इधर लेके चलता हूं।
आप में से कितने लोग इस बात से वाकिफ हैं कि Q23 की वैल्यू अगर माइनस का K/8 है, बड़े ध्यान से सोचना, Q23 की वैल्यू अगर माइनस का, ये भाई Q23 डिवाइड बाय बराबर में P इनवर्स में 23 होगा। अरे भाई मैं जब इसकी बात करूंगा तो इतना होगा, इसकी वैल्यू माइनस का K/8 है, तो यहां पे रखने पे K से K, तो ये किसके इक्वल हो गया 1/8 के। क्या यहां तक सही है? अच्छा, अगर ये 1/8 के इक्वल हो गया तो माइनस का 24 अल्फा प्लस 32 इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये माइनस का 1/8 हुआ प्लस का हुआ, ये वाला मैं माइनस क्यों लेके आया, ये नहीं, ये गलत ले रही है ना, हाँ तो ये गलत लिया, तो ये माइनस का 1/8 हो गया, ठीक है ना भाई। एक सेकंड, माइनस माइनस प्लस कर दूं क्या, पहले तो प्लस हो गया। अच्छा, यहां पे हो जाएगा 24 अल्फा प्लस 32 इज इक्वल टू 12 अल्फा प्लस 20। इसका मतलब ये कि 12 अल्फा इज इक्वल टू -12, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू -1। अल्फा की वैल्यू तो आ गई सब -1, अल्फा की वैल्यू -1 आने से हमारे को कोई फायदा हुआ क्या, कोई ऑप्शन खुला? अल्फा इज इक्वल टू 0, ए तो मेरा नहीं आ रहा, सही है, ए तो नहीं बैठा भाई, लेकिन हाँ, लेकिन इससे एक फायदा हो गया कि मेरे पास डिटरमिनेंट पी की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू -1 आते ही -12 प्लस 12 बोले तो 8, माने मेरे पास डिटरमिनेंट पी आ गया। अच्छा, डिटरमिनेंट पी अगर मेरे पास 8 आ गया तो इससे पहले कि मैं आगे दौड़ दूं, मैं अच्छी बातें बताता चलता हूं। आप लोगों ने ये तो मेरे से सुन लिया कि P इंटू में Q/K इज इक्वल टू I है भाई, ये तो सुना है ना यहां तक। इसका मतलब समझना भाई, ये एक मैट्रिक्स K तो कांस्टेंट है, उसको हवा में कर दो, मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू में IB मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स बराबर है, दो मैट्रिक्स तभी बराबर होती है जब उनका डिटरमिनेंट बराबर हो। अरे दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनके डिटरमिनेंट बराबर है, अगर इनके डिटरमिनेंट बराबर है तो इनका डिटरमिनेंट इसके बराबर है, इसकी वैल्यू 1 है। अच्छा, डिटरमिनेंट होते ही ये अपना अलग डिटरमिनेंट पकड़ लेगा और ये अलग डिटरमिनेंट पकड़ लेगा, नहीं आया, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी 8 आ चुकी है, सही है, तो ये 8 हो गया। अच्छा, यहां हम लोग Q/K की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू में 1 हो गया। अच्छा, अब इसने डिटरमिनेंट Q दिया है क्या कहीं, देखो जरा क्वेश्चन में, डिटरमिनेंट Q कितना दिया है, K²/2। अच्छा, तो ये अगर मैं बोलूं कि डिटरमिनेंट Q, मैं बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब दे पाओ तो, ये तो 1/8 हो गया, K जब बाहर आएगा K³ बन के बाहर आएगा, K² तो नहीं ना भाई। अच्छा, इंटो में कितना चल रहा है आपका, ये तो हो गया कितना, इसकी जगह कितना लिख दूं, K²/2 लिख दो भाई, ये काट दूं। अच्छा, K को अगर मैं उधर लेके जाता हूं तो K इज इक्वल टू 4 आ गया भाई, K की वैल्यू 4 आ गई, अब मेरे पास K की वैल्यू 4 आ गई। अब ऑप्शन 2 पे आता हूं। ऑप्शन 2 कहता है कि 4 अल्फा माइनस K प्लस 8 की वैल्यू 0 है। देखें जरा, -4 प्लस 4 -4 प्लस 8 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका ना ऑप्शन बी सही हो गया, सही है। अब मेरे को लगता है जब मैंने आपके डिटरमिनेंट P निकाल दिया, Q निकाल दिया, सब निकाल दिया, तो ऑप्शन सी और डी भी आप चेक कर लोगे, सही है ना, सही है। अगले में आ जाना, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अच्छा, मैं इसमें आपको नहीं, मैं खुद ही आगे होकर के आपको इसमें फेवर कर रहा हूं। इसको मैंने कैसे किया ये मैं बता सकता हूं आपको, ठीक है ना भाई। आप में से कोई अगर ध्यान से देखे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये कि 4 1 0 16 4 1, सही है, ये बन गया आपका P। आगे बोल रहा है इसका ऑर्डर 3 है, Q की वैल्यू, Q एक मैट्रिक्स है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है इसने, Q बराबर में I, राइट है भाई, राइट है, हाँ भाई बिल्कुल सही सोचा। मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप इसे ढंग से देखें तो इट इज 0 0 0 4 0 0, ठीक है ना, 16 4 0 है, प्लस में इट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, सही है। ये कहानी यहां तक पकड़ में आ गई। इसके ऐसा करने के पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा। आप जब इसका, अगर आपने इसको A मान लिया तो ये 0 0 0 4 0 0 16 4 0 चल रहा है, सही है। आप इसका A² बना सकते हैं, तो सोचें अपन, राइट है भाई, बड़े ध्यान से सोचते हैं। देखो साहब, A² बनाने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं लड़नी होती। 0 0 0 4 0 0 16 4 0, सही भाई। आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इससे करते ही 0, क्योंकि ये 0 0 0 आगे किसी के चलने देंगे, ये 0 ये 0 ये 0 नहीं आया, तीनों का सम 0 आ गया। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते ही 4 × 0 0, तो बाकी दो जो 0 हो ही गए। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते ही
अरे भाई इससे कर रहा हूं ना, 0। अगला 4 से करते ही 0, सोच लिया आपने। अगले वाले के अंदर इस वाली लाइन की मल्टीप्लाई इससे करते ही कितना, 16 पक्का। अगले वाले में 0, अगले वाले में 0। देखो ये अपनी मौत के धीरे धीरे करीब सरक गया। अच्छा, इसके और इसके मल्टीप्लाई करते ही अगर आपने इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये क्यों बन रहा है, एक किसकी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है ना भाई। अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी 0 0 0, ये तो डन है, ठीक है ना। अच्छा, इस लाइन के लिए भी 0 0 0 डन है, राइट है भाई। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई, सॉरी मैं गलत मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते ही सोच के बोलना 0 0 0, इसका मतलब ए क्यूब क्या आ गया, नल मैट्रिक्स हो गया। अगर ए क्यूब नल मैट्रिक्स है तो पावर 4 नल मैट्रिक्स, पावर 5 नल मैट्रिक्स। तो आपको पता चल गया कि p की पावर 50 तक तो ये वाली पार्टी दम तोड़ चुकी है 3 पे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? कितनी कहानी तो यहां तक पकड़ में आ गई। अब मैं आपके सामने कहानी को जरा लॉक करता हूं। आप में से अगर कोई थोड़ा भी समझदार है तो मैं वापस इस कहानी को वापस ऊपर लेके चलता हूं। मैं आपको समझा चुका हूं p = a + i, सही है क्या? p = नहीं पकड़ी बात को तो p = a + i, अब तो पकड़ ली। अच्छा, सामने वाले ने आपसे p की पावर 50 मांगा, तो क्यों ना आप इसकी पावर 50 करेंगे तो इसकी पावर भी 50 होगा। और आप में सभी को ध्यान होगा हमने ऐसे क्वेश्चन किया था a + i की पावर 10, सही है ना कहीं कॉपी में करा है हमने a + i की पावर 10। और मैंने आपको बोला था कि इसको करवाने का बेसिक पर्पज है ताकि आपको ये बता दूं कि ai = ia होता है। अरे ai = ia होता है तो एक कम्यूट हो गया। कम्यूट होता है सारी अलजेब्रा खुल गई, सारी अलजेब्रा खुलते ही आपके लिए बाइनोमियल थ्योरम खुल गई। तो इसका मतलब यहां पे बाइनोमियल लग जाएगी। अगर मैंने बाइनोमियल लगा ली तो इसके अंदर हो जाएगा 50c0 i की पावर 50 ले लो, सही है भाई। i + a से खोल रहा हूं, ठीक है ना भाई। इधर से खोलता हूं तो 50c1 है ना, i⁴ 49 इंटू a। अगली बार खुलेगा i 50c2 इंटू में i⁴ 48 इंटू a²। यहां तक कोई परेशानी? और आगे के तो सारे 0 हो गए, सही है भाई। अच्छा, जिसमें से शायद आप इसको जानते हैं i की पावर 50 पहला तो i हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तब तक आप में से किसी ने ध्यान से देखा तो ये i + q है, इसको देखो आप, उसमें से एक i मिल गया मैं। इसका मतलब ये कि बाकी बच्चे 2 लोग आपके लिए q का रोल निभा रहे हैं। क्या आपको ये बात पकड़ में आ गई? q मिलते ही आपको पता चल गया। अब आपको Q23 Q31 जो भी मांग रहा है सारे खड़खड़ आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये 50 इंटू a लिखा है, 50 इंटू a करते ही आप इसकी 50 से मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, सही है ना। इसकी 50 से मल्टीप्लाई 0 0 0 200, ठीक है 0 0। और यहां से देखा जाए तो इट इज 8000 होगा, सही है क्या? 8000 पे ले जाऊं बात। अच्छा, इधर कितना 200 0 0, सही क्या भाई? ये तो आपका बन गया, इसकी वैल्यू आ गई। प्लस इसके अंदर 50c2 का मतलब होता है, ठीक है ना, 50 इंटू 49/2 श्योर। इंटू में कितना a² का मतलब 0 0 0 0 0 0 16 0 0। अब बताइए आप इन दोनों का सम करके जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। और वैल्यूज का डिवाइड लगा लेना, सही है। हाँ भाई, अगले पे आ जाओ। अब मेरे को पता नहीं अब इसके आगे इतनी मेहनत बहुत है मेरे को लगता है यार। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं हुआ? यार 20 है ना आपके लिए जानलेवा हो जाएगा, बताए, ठीक है। निकाल ले। एक्चुअली क्या है ना, आप में से कोई दिमाग लगाए तो मैं शायद थोड़ा बहुत एंट्री करा सकता हूं बात की, ठीक है ना। आप देखिए साहब, आपको m के नाम पे एक तो 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है ना। मैं इसको ABC PQR RMN ऐसे मान लेता हूं, ठीक है ना। मैंने मान लिया इस तरह से, कोई डाउट इसमें? अच्छा, आप जिस दिन m की mt से मल्टीप्लाई करेंगे, शायद m इंटू mt बराबर में कुछ दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है? m इंटू mt की वैल्यू दे रखी है 5। तो डायगोनल एंट्रीज होंगी ना, सम एंड, हाँ, इसका मतलब ये कि ये ट्रेस के स्क्वायर पे लेके जा रहा है। मैं आपसे जो चीज पूछूं उसका जवाब देना आपको। ये मैं इसका नाम रख देता हूं ABCDEF, ठीक है ना, GHI ऐसा नाम रख लेते हैं ताकि आप सोच सकें और मुझे बता सकें। इन केस मैंने ये जो m है इसका अगर मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है ना, तो हाँ
डायगोनल सेम रहेगा या बदल गया? तो जैसे ही आप क्या करने वाले हो क्वेश्चन के अंदर, डायगोनल एंट्रीज का स्क्वायर करने वाले हो। क्या करने वाले हो? डायगोनल एंट्रीज का स्क्वायर। सही है ना? जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल एंट्रीज का ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब समझना, अगर बाय द वे इसके एलिमेंट को आप Kij कहते हो, लेट्स से इसके एलिमेंट को अगर आप Kij कहते हो, तो उसका भी डायगोनल एलिमेंट, और आपको समेशन में Kij का स्क्वायर चाहिए। हर Kij के लिए आपके पास 3 एंट्रीज हैं, सही है ना? 0 1 2। तो इसका मतलब ये कि आपके पास में स्क्वायर करते ही 9 एंट्रीज होगी। सही है ना? आपकी कितनी एंट्रीज होगी? 9। अच्छा, 9 एंट्रीज में से आप चाहते हो कि उनका सम हर बार 5 आए, तो बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। सम 5 कब कब आ सकता है? जब 2 एक बार आए। 2 कैसा है? एक बार लूं और 1 को भी एक बार लेता हूं, और बाकी टाइम मैं 0 को लगा देता हूं। सही ना भाई? कितनी बार 0? 7 बार 0। सही क्या? नहीं आया? अब आपके पास में जो 9 एंट्रीज हैं उनमें से आपको है ना 2 एंट्रीज ही चुननी है। 9 में से 2 जगह चुननी है, 2 जगह, और उनको इनसे भरना है। तो 9 में से सिर्फ 2 जगह चुननी है, और उनको कितने तरीके से भरना है? एक एक तरीके से। तो आपके लिए हो गया 9C2 × 1 × 1, तब आपके 5 आ जाएगा। जैसे कैसा है, मैं आपको, जो आप भूल गए, जिनको नहीं समझ में आया उनको समझा रहा हूं। राइट है भाई? आप ये याद रखना, हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। नहीं, देखिए अपन ने थोड़ी गलती कर दी। देखिए अपन ने थोड़ी सी गलती कर दिया। एक सेकंड, गलती बताऊंगा कब, ठीक है? दूसरी बताता हूं कैसे। पहले आप उधर चलो, दूसरी तरफ से। 5 लाने का एक और तरीका भी है। 5 लाने का दूसरा तरीका क्या है? 1 को मैं 5 बार लिखवा दूं, 2 को 1 भी बार नहीं, सही है, और बाकी टाइम पे 0 को कितनी बार? 4 बार मैं 0 लिखवा दूं। श्योर है भाई? नहीं आया? अब जरा इसको सोचते हैं कि 9 को 5 बार लिखाने के तरीके। 9C5, सही है? 9C5। अच्छा, और कोई तरीका है हमारे पास में इसके सिवा 5 लाने का? 2 का स्क्वायर, या तो सोच सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, और या फिर सोच सकते थे 1 की पावर 5 प्लस नथिंग, माने 1 5 पार, 1 1 1 1 1 1 कितनी बार? 5 बार। 2 मेरे को कितनी बार चाहिए था? 2 बार, और 1 1 बार, 1 1 बार। ये क्वेश्चन थोड़ा भयानक हो गया, भयानक, ठीक है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं जिस तरह सोच रहा हूं 9C5 एक तो, और एक मैं सोच रहा हूं 9C2, 9C2 नहीं, 9C2 × फैक्टोरियल 2, 9P2। एक बार जरा चेक करना आंसर कितना आ रहा है। नहीं, ये इसका चेक करो एक बार, आंसर देखो, आंसर कितना आ रहा है, सोच के जवाब दीजिए। ऑप्शंस में क्या कहें? 135, 135, 126, अगला 162 और 198। सही है भाई? प्लस 9C5। आप में से किसी को ये समझ में आता है ये P को C में कैसे बदलते हैं? हाँ, इसको क्या लिखूं? 9C2 × फैक्टोरियल 2, सही है? अच्छा, ये आपको पता है कि 9C2 × फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 9 में से 2 जगह चुनना और उन्हें 2 तरीके से भरना, सही है ना? उन्हें 2 तरीके से भरा गया है। अच्छा, पता भी आपको कौन कौन से 2 तरीके हैं, ये बता दो आप। 9 में से मैंने 2 जगह चुन ली, सही है ना? बाकी जगह तो अपने को पता है एक ही तरीके से। ये और समझ लेना, ×1 है, ×1 माने आपने एक ही तरीके से भरा है, 0 0 0, बाकी सबको तो। अच्छा, ये जो 2 तरीके से भरा, कौन कौन से 2 तरीके थे? एक बार 1, एक बार 2,
हाँ मेरे को नहीं पता, आप बताने वाला मेरे को। अरे नहीं यार, तुम्हारे को यही तो ना पंगा है। इसको आप इस जगह पे छोड़ सकते हो भले, क्योंकि पीएनसी का मामला है, आपका लफड़ा ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसको करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, 9C5 + 8C1 × 9C1, दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, मतलब नहीं, लेकिन थोड़ी देर रुक जाए आप, होल्ड करते हैं अपन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 21 हो गया? 21 नहीं हुआ? 21 तो ओरल क्वेश्चन है। देखो आप, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताना जरा क्वेश्चन में। ये मैंने आपके सामने एक ए बनाया, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 -1। अब आप मेरे को बताइए, ये खुद को क्लेम कर रहे हैं कि ये किसी का स्क्वायर है। ये खुद को क्लेम कर रहे हैं कि किसी का स्क्वायर है। मान लेते हैं एक बार के लिए किसी मैट्रिक्स ए का स्क्वायर ये खुद है, सही है ना। अच्छा, अगर आपको याद हो तो ये अगर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर भी तो मैट्रिक्स होगा। अगर ये एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होती है जब उनका डिटरमिनेंट भी इक्वल हो। तो मैं जैसे इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, इसका भी डिटरमिनेंट आएगा, और इसका डायगोनल का डिटरमिनेंट 1 आ गया। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट तो कितना है? -1 आ गया। अगर इसका डिटरमिनेंट -1 आ गया, तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रियल एंट्री से आ सकती है क्या? नहीं। इसका मतलब ये अपने आप में गलत है, माने ए ऑप्शन गलत है। लेकिन याद रखना, ये पूछ ही गलत रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, माने ये ए ऑप्शन सही हो गया। नहीं आया समझ में? हाँ, मतलब ये रियल एंट्रीज के साथ नहीं है, यही नहीं है। अच्छा देखो जरा, अब बी को चेक करो, बी के लिए चेक करके बताओ। -1 0 0 -1 0 0 0 -1। हाँ जी साहब, जल्दी से बताओ इसका डिटरमिनेंट। ये अगर बी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? -1। अगर ये -1 है तो ये मेरे वाले में भी है, अभी तो आने दो ना आप। इस ये आपके कहीं ऑप्शन है ना, ये मेरा बी है ना। सुना, अगर मेरे पास ये बी ऑप्शन है तो ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब ये कि डिटरमिनेंट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रियल एंट्रीज नहीं हो सकती। इसका मतलब बी भी सही है। अब आप सी को तो चेक कर ही सकते हैं, सी का मेरा वैल्यू 1 आ रहा है, डी का वैल्यू भी मेरे लिए 1 आ रहा है, बाकी बची दो मैट्रिक्स की वैल्यू 1 आ रही, तो रियल एंट्रीज हैं उसमें, सही है। तो ये तो ऐसे ही हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला, अब तो आप कर लोगे, ठीक है ना। हाँ, बहुत टाइम लेके करेंगे यार, पहले ही मैं तो बहुत पीछे हो गया, ठीक है। अब मेरे पास आपका एक क्वेश्चन उधार चल रहा है, ये वाला, ठीक है। इसका दूसरा तरीका, हालांकि ये पता है आपको, 9C1 × 8C1। अगर मैं इसको मतलब पी से नहीं जाना चाहूं तो हो जाएगा, लेकिन मतलब नहीं है ना, मैं अकेले खेल जाऊं, क्या मतलब है। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, कोई कितने लोगों का हो गया? बाकी लोगों ने किया ही नहीं, किया था, हुआ नहीं। क्या क्वेश्चन था? हाँ भाई, मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था, इफ मीडियन ए ऑफ ट्राइंगल ABC बाइसेक्ट एट पॉइंट E, राइट है भाई, यही है ना क्वेश्चन। ट्राइंगल ABC ये रहा, ये आपका ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन कह रहा है मीडियन फ्रॉम A, मीडियन फ्रॉम A आता है, ये D हो गया, ये 1:1 हो गया। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? मीडियन A बाइसेक्ट एट पॉइंट E, ये खुद E पर बाइसेक्ट हो रही है। अगर ये खुद E पर बाइसेक्ट हो रही है तो इट इज 1:1। अच्छा, एंड BE किस पे मिलती है? मीट AC एट F, तो दिस पॉइंट इज F। क्वेश्चन वाला क्या कहता है? फाइंड AF इज टू FC, यही ना। हाँ भाई, पहली बार डायग्राम कितने लोगों ने सही बना लिया था, बाकी लोग डायग्राम भी नहीं बना पाए। नहीं, वो नहीं करा तो उसका तो कोई इलाज थोड़ी ना है, ठीक है। ये अगर 1:1 है, बाकी लोगों से डायग्राम भी नहीं बन गया। अच्छा
अच्छा एक बात बताइए कि मैंने आपको ये बता तो दिया होगा कि रेशो वाले सभी क्वेश्चंस में एक पॉइंट को, तो मैं इसको ओरिजिन ले लूं। अच्छा अगर मैंने इसे ए वेक्टर और उसे कल की तरह से बी वेक्टर ही ले लिया तो चलेगा? अगर मैंने इसे ए वेक्टर और बी वेक्टर ले लिया तो मेरे को ये तो समझ में आता है कि ये वाला पॉइंट विल बी ए वेक्टर डिवाइड बाई 2, 0 प्लस ए बाई 2। यहां तक आ गई बात। अच्छा क्या मेरे पास में ए एफ और एफ सी को लेकर के कोई आइडिया है? अच्छा मेरे को निकालना तो यही है। अगर मुझे यही वाली वैल्यू निकालनी है तो मैं इसे लैम्डा इज टू 1 ले लूं, पहला काम खत्म। अगर मैं एफ की बात करता हूं तो ये वाला पॉइंट मेरे लिए हो जाएगा लैम्डा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1। अच्छा मैं एक और बात समझ रहा हूं कि इसके हिसाब से अगर ये वाला पॉइंट इतना है, ठीक है ना, मेरे पास में ई का कोई रेशो है? ई का कोई रेशो है? नहीं है। ई को लेकर के अभी तक मेरे पास में कोई रेशो अवेलेबल नहीं है। अच्छा और भी कोई बहुत सारी बातें हैं जो अपन सोच सकते हैं पहला, ठीक है, लेकिन मेरे पास शायद ई पड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, 1:1 के अंदर डिवाइड होने का मतलब हो गया बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइड बाई 2/2। मेरे पास में इसका वेक्टर वैल्यू पड़ा है। अब मैंने अचानक से सारे प्रोग्राम में चेंज करा। क्या चेंज करा? मैंने एक बार के लिए इसको हटा लिया। क्यों हटा लिया? क्योंकि मेरे दिमाग में ये आया, मेरे पास ये वेक्टर पड़ा है, मेरे पास ये वाला वेक्टर पड़ा है, मेरे को पॉइंट का वेक्टर नहीं पता, और मैं इन दोनों को देख करके इस पॉइंट को जब देखता हूं तो मुझे एक्सटर्नल डिवीजन वाली फील आ रही है। अगर मुझे एक्सटर्नल डिवीजन की फील आ रही है तो मुझे ये पता है कि इस समय पर इट इज, अगर इसको मैं अगर लैम्डा मानता हूं तो इसे लैम्डा इज टू 1 कह दूं। अच्छा अगर नहीं फिर तो लैम्डा ही उड़ जाएगा ना। चलता है, सही कह रहा है। ये मेरे को इन्होंने एक राय दी है कि सर अगर आप उल्टा मान लोगे तो आपका लैम्डा का एक खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपने इसे 1:2 लैम्डा मान लिया तो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी। सही है, दिमाग लगाते रहते हैं, धीरे धीरे आइडिया चलता रहेगा। अच्छा मेरे पास में एफ का जो पॉइंट आ रहा है, एफ के पॉइंट के ऊपर बात कर ले पहले। एफ के पॉइंट पे बात करने के लिए अपन इस लाइन को थोड़ी सी देर के लिए बाहर बुला लेते हैं। ये वाला पॉइंट हमारे लिए 0 वेक्टर है। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है दैट इज बी वेक्टर बाई 2 प्लस में ए वेक्टर डिवाइड, सोच लिया आपने? अच्छा ये वाला पॉइंट मेरे को अभी भी अननोन है और मैंने इसे लैम्डा इज टू 1 मान लिया है। सही है भाई? अच्छा इसमें लैम्डा इज टू 1 मानने के टाइम में भी मैं आपको कुछ और क्लियर कर देता हूं कि मैं इस समय पर लैम्डा इज टू 1 मानने के दौरान भी काफी सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। ये लैम्डा इज टू 1 मानने का मतलब होता है कि इसकी ये वैल्यू 1 है, सही है, और ये लैम्डा है, क्योंकि ये एक्सटर्नल डिवीजन की तरह सपोज कर रहा हूं मैं। नहीं पकड़ना है? अगर मैं इसे एक्सटर्नल डिवीजन की तरह सपोज कर रहा हूं तो मैं इस वाली साइड को बाहर निकाल दूं। अगर मैंने इस वाली साइड को बाहर निकाल दिया तो मुझे पता है कि ये एफ तो यहां तक आ जाएगा और ये वाला पॉइंट सरक के बाहर आ जाएगा, खुल जाएगा। अच्छा इसके ऐसे खुलते ही मेरे को पता चल गया इट इज माइनस लैम्डा। सही है क्या भाई? एंड इट इज 1। अच्छा इस पॉइंट की मेरे पास में एफ की वेक्टर वैल्यू नहीं है, ये एफ बीच में आ गया ना, ये तो बाहर चला गया, तो ये वाला पॉइंट तो यहां पे पहुंच गया बी वेक्टर डिवाइड बाई 2 प्लस में ए वेक्टर बाय 4। श्योर? अच्छा और इस वाले पॉइंट की वेक्टर वैल्यू 0 है। सही है? अब मैं धीरे धीरे और सरक करके यहां तक पहुंचने की कोशिश में हूं। अच्छा क्या एफ की वेक्टर वैल्यू सोची आती है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर बाई 2 प्लस में ए वेक्टर डिवाइड बाई 4 प्लस में कितना माइनस लैम्डा इंटू 0, वो तो खत्म ही हो गया, प्लस 0 डिवाइड बाई नीचे कितना 1 माइनस लैम्डा। श्योर? अच्छा ये जो भी वैल्यू आई मेरे पास में एफ की वैल्यू आई। अच्छा इसको मैच किससे करूं? एफ की वेक्टर वैल्यू तो नहीं है मेरे पास में, तो मेरे को एफ की वेक्टर वैल्यू निकालनी चाहिए। इसका मतलब ये कि वो जो चीज अपन ने मिटाई थी उसको वापस एक बार के लिए जिंदा कर लें, इसको म्यू इज टू 1 मान लेते हैं, और ऐसा करते ही हो जाएगा कितना म्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई म्यू प्लस 1, और मुझे पता है कि इट मस्ट बी इक्वलेंट टू कितना म्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई म्यू प्लस 1, ऐसा मान लीजिए। अच्छा अगर मैंने इस वाली वैल्यू को ऐसा मान लिया तो अब इसके बाद क्या बचता है? कंपेयर। अगर मैंने कंपेयर कर लिया तो मेरे लिए ये हो जाएगा बी वेक्टर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ब्रैकेट में कितना 1 माइनस लैम्डा। सही है ना? अच्छा इसको ढंग से लिख रहा हूं, ए वेक्टर डिवाइड बाई 4 टाइम्स ब्रैकेट में 1 माइनस लैम्डा। सही है ना? इक्वल टू में म्यू वेक्टर अपॉन में म्यू प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर अपॉन में म्यू प्लस 1। श्योर?
अच्छा, तो मैं बी वेक्टर का कंपैरिजन करूंगा तो बी वेक्टर टू बी वेक्टर कंपैरिजन होगा, तो मेरे लिए तब हो जाएगा कितना 1/1 माइनस लैम्डा 2 टाइम्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू में कितना 1/μ + 1। अच्छा, दूसरी तरह से देखा जाए तो ए वेक्टर टू ए वेक्टर कंपैरिजन में 1/में 4 टाइम्स ब्रैकेट में कितना 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू में μ/μ + 1। श्योर। अच्छा, मुझे यहां से समझ में आ गया कि 1/μ + 1 की जगह पे माइनस इतना ही लिख सकता हूं मैं, तो मुझे ये चीज भी यहां पकड़ में आती जा रही है, ठीक है ना, कि मैं अगर इसको एक स्टेप और आगे खींचता हूं तो ये हो जाएगा म्यू को तो यही रोक रहा हूं, ठीक है ना, 1/μ + 1 की जगह मैं इतना लिख सकता हूं, तो दैट विल बी 2 टाइम्स ब्रैकेट में कितना 1 माइनस लैम्डा। इससे अगर मैंने इसको हटा लिया तो इट इज 2, तो मेरे पास म्यू की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 1/2, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अच्छा, म्यू की वैल्यू अगर मैंने 1/2 यहां रख दिया तो ये 3/2 का 2/3 सही है, तो ये मेरे लिए बन गया 1/2 इंटू ब्रैकेट में कितना 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। क्या लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, बस क्वेश्चन आ जाएगा सब हो जाएगा। आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, म्यू की, वैसे तो क्वेश्चन में आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, सही है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन के अंदर आपसे AF इज टू क्या डिमांड करवाया था, AF इज टू FC। अच्छा ठीक है, हाँ जी साहब, अगले क्वेश्चन में आइएगा। और कोई क्वेश्चन अभी तक और कुछ देके गए थे, नहीं, एक और क्वेश्चन था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला। हाँ भाई, वो लाइंस के बारे में कंफर्म हो गया था क्या, मैंने आपको जो लाइंस दी थी उनका बनाया भी आप लोगों ने या नहीं बनाया, बना लिया, श्योर है ना, नहीं आलस, हाँ भाई, कल वाली बात को वापस याद दिला रहा हूं। हाँ जी साहब, वैसे तो डिस्कशन करके आप अपना आधा राइड तो यूं ही पीट देते हैं, क्योंकि है ना वो बच्चा जो आपके साथ में डिस्कस करने लायक ही नहीं है, ठीक है, उसके साथ भी आप डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, चलो फिर भी आपने चलो हिम्मत करके डिस्कशन कर दिया, ठीक है, क्योंकि आधे बच्चों को तो पता भी नहीं एक्सरसाइज 4 होती कहाँ है, ठीक है,